आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तकनीका के साथ आगे बढ़ रहा है तो और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो जो खेती किसानी उर्वरका की बात आप करा तो भी में कई नई तकनीका को विकास हो रहा है। देखो ये जो हम काफ़ी टाइम से नाइट्रोजन वाला यूरिया काम में ले रहे हैं, डीएपी एनपीके, ये बहुत सालों से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारी फसलों को, देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। लेकिन है ना, वैज्ञानिक काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे कि इनमें कुछ कमियां हैं। कमियां इन द सेंस कि जैसे आप यूरिया का एक बैग है जिससे हम नाइट्रोजन देते हैं, किसान 100 किलो यूरिया खेत में डालता है तो उसको 30 किलो ही काम आता है, 70 किलो बेकार चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा जान के, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, किसान को यूरिया का बैग 266 रुपये 50 पैसे में मिलता है और उसकी असली लागत 1550 रुपये है एक बैग की। बाकी सरकार जो है सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है, अच्छी बात है सरकार अपने किसानों को, लेकिन ये थोड़ा उचित नहीं लगता कि 1550 का थैला 266 में किसान को दिया और उसमें भी 100 किलो में से 30 किलो काम आए, 70 किलो बेकार चला जाए। एक तो ये समस्या थी। ऐसे डीएपी में जो फास्फोरस तत्व है, मैंने बताया कि यदि पौधा नहीं लेता है तो कुछ दिनों में वो अघुलनशील होकर जमीन में पड़ा रहता है। ऐसे ही पोटाश के साथ भी दिक्कत है, वो पूरा अवेलेबल नहीं होता। और एक समस्या और थी, जो 70 किलो मैंने बताया कि 100 किलो में से 70 किलो यूरिया बेकार चला गया, वो कहाँ गया? वो क्या करता है कि यदि आप सूखे खेत में, किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया फेंकते हैं, फिर पीछे से पानी चलाते हैं, तो 10 बीघा में यूरिया फेंकने में 3 घंटे लगेंगे, लेकिन पानी 10 बीघा में पहुंचने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 4 दिन भी। तो धूप में खुले खेत में जो नाइट्रोजन यूरिया पड़ा रहता है उसमें से नाइट्रोजन निकल के वातावरण में मिल जाती है, यानी हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। पानी ज़्यादा लग गया तो नाइट्रोजन उसमें से फट घुल जाती है यूरिया में से, तो वो हमारी ज़मीन में चला गया, जड़ क्षेत्र से नीचे चला गया, तो पौधे को तो मिला नहीं, हमारी ज़मीन खराब कर दी। और ज़्यादा बारिश बरस गई तो नदी नालों में बह के जाएगा, तो हमारे नदी नालों को, पेयजल स्रोतों को खराब करेगा, भूजल को भी खराब करेगा। यानी हमने हर तरह से एक नुकसान ले लिया कि 1550 की चीज़ 266 में दी किसान को, उसमें से भी 30% काम आई, 70% बेकार चली गई, और उससे भी हमने हमारी वायु, जमीन और जल, भूजल तीनों खराब कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ी, वैज्ञानिक काफ़ी समय से इसमें थे कि इसकी कोई चेंज होना चाहिए। तो फिर उन्होंने पाया कि हमारे किसान भाई एक गलती करते हैं। वो अपनी शुरू में भी बात आई थी जो आपने पत्तियों वाली रो पूछी थी। देखो, हमारा फसल, जमीन तो वही का वही खेत है। यदि फसल नहीं बोए तो किसान कोई खेत को खाद देने नहीं जाता, फसल को देने जाता है। क्यों? क्योंकि फसल को आवश्यकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 50 साल से हम खाद दे रहे हैं हमारी ज़मीन को, और ज़मीन हमारी फसल को उपलब्ध करवाती है। ये चैनल लंबा होने से कई बाधाएं आ जाती हैं। ज़मीन अम्लीय है, क्षारीय है कि लवणीय है, और उसमें भी कई चीज़ें होती हैं कि कुछ पोषक तत्व कम होने पर दूसरे पोषक तत्वों का ज़मीन से पौधे को प्राप्त होना कम हो जाता है। यदि ज़मीन में अच्छी नमी है तब तो हम यूरिया दे सकते हैं, यूरिया घुल सकता है, पौधे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतनी बाधाएं। तो उन्होंने कहा हम इस गलती को सुधार लें। पौधे की, जैसे मैंने बताया, पौधे की रसोई पत्तियों में होती है, वहीं खाना बनता है, तो हम सीधा पत्तियों पे ही छिड़काव कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि फसल में कीड़ा लगता है या कोई बीमारी लगती है अंदर से भी, तो उस पर एक दवाई छिड़कते हैं, वो पूरे पौधे को अंदर तक पहुंच जाती है और कीड़ा अंदर ही अंदर मर जाता है। तो इसी तरह ये पाया गया कि हम इसको, यूरिया को, डीएपी को तरल रूप में ले आवें और उसको पौधे को पत्तियों पे छिड़काव कर दें। लेकिन उसमें एक बाधा ये थी कि पत्तियों पे छेद जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए बहुत छोटे आकार के कण बनाने थे खाद के। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक तरल यूरिया, तरल डीएपी बनाया। जैसे ये है, ये जिस पे लिखा हुआ है आपको नैनो यूरिया। ये नैनो एक नापने की इकाई है, नैनोमीटर। तो बहुत छोटा साइज में इसमें उर्वरक के कण हैं। इसी तरह ये नैनो डीएपी है, तो इसमें भी डीएपी के बहुत छोटे कण हैं। तो ये इतने छोटे कण हैं और इनके ऊपर इतनी कोटिंग की हुई है कि ये पत्तियों में चले जाते हैं स्प्रे करने से, और अंदर जाने के बाद ही वो कोटिंग घुलती है, तो पत्तियों को पूरी मात्रा मिल जाती है। ये तकनीक की बात कर रहा हूँ। और पूरी मात्रा मिल गई, वेस्टेज नहीं हुई, तो इस किसान को बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि ज़मीन पे नहीं गिरेगा तो हमारी ज़मीन ही खराब नहीं होगी, ज़मीन की उर्वरता बनी रहेगी। जो हमारे पुरखे हमारे उर्वरक ज़मीन दे के गए हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को भी वैसा दे के जा सकते हैं। और पैसे की भी बात करूं तो ये मात्र नैनो यूरिया 225 रुपये के, जो कि हमारा यूरिया का कट्टा 1550 का पड़ता था। किसान भाई को भी 266 में मिलता था। किसान भाई को डीएपी का कट्टा 1350 मिलता है, असली लागत 3000 के करीब है, उसको ही मात्र 600 रुपये मिलता है। तो ये एक वैज्ञानिकों ने खोज की, और इसको उपयोग करने का तरीका भी जैसे है, इसको छिड़काव करना है। किस समय छिड़काव करना है? जिस समय यूरिया देते थे खेत में, पत्तियों पे छिड़कना है, यानी पत्तियां पूरी विकसित हो जाएं तब छिड़क दो, सही तरीका।
और मात्रा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 1 लीटर पानी में 4 ml, यानी एक ढक्कन ये 25 ml का है तो 6 लीटर पानी के लिए और 15 लीटर की एक टंकी के लिए 2.5 ढक्कन पर्याप्त होता है। इसी तरह डीएपी में क्या होता है कि फास्फोरस होता है। फास्फोरस जैसे मैंने बताया था डीएपी बुआई के समय देते हैं, तो इसमें भी डीएपी है, तो कुछ मात्रा इसकी बीज में मिला सकते हैं। 5 ml यानी एक ढक्कन 5 किलो बीज के लिए 25 ml जो है वो बीज में मिला लें। 1 एकड़ के लिए जितना आवश्यकता है उस हिसाब से मिला के बाकी इसको ढक्कन बंद करके रख दें हमारे किसान भाई, और बाद में जब 25, 30, 35 दिन की फसल हो, पत्तियां विकसित हो जाएं, बची हुई मात्रा का छिड़काव कर दें। तो कितना आसान है। और एक अच्छी चीज़ और है, कुछ किसान भाई हमें बोले कि साहब छिड़काव अलग से करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। किसान भाइयों, आप चाहें तो इसको जो भी 25, 30 दिन की, 35 दिन की फसल पे छिड़काव कर रहे हैं उनके साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ हम किसान भाइयों को ही बताते हैं कि छिड़काव से पहले एक बार जार टेस्ट हम बताते हैं कि 2 गिलास में अलग अलग ये घोलकर जो भी चीज़ मिलानी है उनको आपस में मिला के छोड़ दें। 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में यदि वो नीचे बैठ जाता है या झाग हो जाते हैं या कुछ फट जाता है तो ना छिड़कें, बाकी छिड़क सकते हैं। तो इसमें किसान का अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। और कुछ मैंने आपको पोषक तत्व भी बताए थे, आपको कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये भी काफ़ी जिंक वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। इंपोर्ट करने से क्या होता है, एक तो टाइम पे आ नहीं पाता और दूसरा महंगा भी पड़ता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने नैनो जिंक भी इसको जो है निकाल दिया है, तो हमारे किसान भाई इसका भी छिड़काव करके स्प्रे कर सकते हैं और ये भी किसान भाइयों को सस्ता पड़ेगा। नैनो कॉपर भी एक बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है, ये भी मिल जाएगा। तो ये नई तकनीक हमारी खेती में चल रही है, अभी और भी आती रहेंगी। हमारे किसान भाइयों के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि उनको, एक तो ये रासायनिक उर्वरक हमें बहुत सारे विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, हमारे देश में उत्पादन पर्याप्त नहीं है। उत्पादन पर्याप्त नहीं होने से किसानों को समय पे मिल नहीं पाता। आपने अभी देखा होगा कई जगह शॉर्टेज के वीडियो भी आ रहे हैं, अखबारों में भी आता है किसान लाइन पे लगा, वो इसीलिए लगना पड़ रहा है। और इनकी आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी थी कि हम कब तक इम्पोर्ट पे निर्भर रहेंगे। यदि हमारे देश में पर्याप्त उत्पादन हो जाए, हमारी फसल की आवश्यकता पूरी हो जाए इनसे, तो हमें क्या ज़रूरत है विदेश जाकर बड़ी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा बाहर भेजने की। तो ये हमारी इस तकनीक की बात। तो एक वो बहुत अच्छा विकल्प किसान भाइयों के खातर हो सके है कि बाने जो नैनो यूरिया का रूप में, नैनो उर्वरक का रूप में जो बाने विकल्प मिला है बाने वो इस्तेमाल करें। लेकिन जो आप बात करें कि जो परंपरागत उर्वरक है पहली बांकों पर निर्भर रहे और अगला पड़ाव पर वो आंकों ऊपर आवश्यकता का हिसाब से कदम रखे। तो एक ही साथ ही दर्शक भाई बहनों, आज की जानकारियाँ, आज की चौपाल अठई पूरी हुई सा। आप कार्यक्रम में पधारे, वहाँ के दर्शका ने, वहाँ का किसान भाइयों ने जानकारियाँ दिया, बीकर खातिर आपको घणो आभार। फिर चौपाल में मिलाना, नई चौपाल में नई जानकारियां, नया विषय के साथ। अबार देवो इजाजत, तो राम राम सा।